हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। हमारे झारखंड बोर्ड के सिलेबस के अनुसार यहाँ से या तो 4 नंबर का सवाल आता है या 5 नंबर का सवाल आता है। ओके, 4 नंबर का सवाल आता है तो 1+3 के पैटर्न में आता है। 5 नंबर का आता है तो 2+3 या एक फुल क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म्स। तो यह इस केमिस्ट्री की शाखा में हम किसी रिएक्शन का स्पीड को मापते हैं। ओके, तो सभी रिएक्शन का स्पीड को हम नहीं माप सकते हैं। ओके, स्पीड के आधार पर या रेट के आधार पर ये जो रिएक्शंस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं ना। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस ना, वेरी फास्ट रिएक्शंस, एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस, और एक होता है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस, और एक रिएक्शन होता है रिएक्शन विथ मॉडरेट स्पीड, ना अधिक तेज स्पीड से होता है और ना अधिक स्लो होता है। तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ये इस मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शन का रेट को मेजर करता है। ठीक है, ये रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं कि जैसे ही रिएक्टेंट को हम मिलाते हैं ये तुरंत अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है ना। और ये रिएक्शंस होते हैं आयनिक रिएक्शंस इन एक्वस मीडियम। एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन जैसे सेटिंग ऑफ सीमेंट, फॉर्मेशन ऑफ कोल और पेट्रोलियम, ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस होते हैं। तो इसका जो केमिकल काइनेटिक्स का कार्य क्षेत्र है वो है मॉडरेट रिएक्शंस, जिनका स्पीड को हम माप सकते हैं। वैसे रिएक्शन ना बहुत अधिक फास्ट होते हैं और ना बहुत स्लो होते हैं, उनका रिएक्शन रेट को का स्टडी ये केमिकल काइनेटिक्स करता है। और इन्हीं का रिएक्शन मैकेनिज्म भी हम पढ़ेंगे, है ना। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के अनुसार रिएक्शन कैसे होता है ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो ये रिएक्शन रेट क्या होता है? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ओके, ओके, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सो ये होता है, इट इज द चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन मोलर concentration of reacting species, okay, molar concentration of reactants or products with respect to time. So it is the change in molar concentration of reactants or products with respect to time, that is reaction rate. This is equal to change in molar concentration by time taken, okay, time taken, okay। और इसका SI यूनिट होता है, its SI यूनिट इज ओके, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर, मतलब मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, टाइम का सेकेंड तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, शुरू में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, जब रिएक्शन होने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटने लगता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। ठीक है,
और इसीलिए जब हम रिएक्शन रेट को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं तो नेगेटिव साइन देते हैं, और इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं तो पॉजिटिव साइन लिखते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ओके, टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, तो ओके, शुरू में क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है और धीरे धीरे ये कम होने लगता है। तो ये हो गया रिएक्टेंट के लिए। ओके, तो शुरू में रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है और समय के बढ़ने के साथ साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन घटने लगता है। प्रोडक्ट शुरू में तो होता ही नहीं है, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ रहते समय, जीरो। तो इसीलिए जैसे जैसे समय बीतता है इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। ठीक है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ने लगता है। ओके, और इसीलिए रेट का एक्सप्रेशन को हम लोग ओके चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं तो नेगेटिव साइन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं तो पॉजिटिव साइन। ओके, चलिए इसको अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन हम देखेंगे। ओके ओके, फॉर ए जनरल रिएक्शन, okay, R giving P। ओके, तो क्या होगा, ये रिएक्टेंट गायब होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट R, दिस इज इक्वल टू डिक्रीज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाते हैं, ये आप जानते हैं, 11th क्लास में सीख चुके हैं, बाय ओके टाइम। अब क्योंकि ये डिक्रीज होता है इसलिए नेगेटिव साइन, नेगेटिव डेल्टा R बाय डेल्टा T। ओके, तो चूंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन। ओके, साथ ही साथ हम इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन देते हैं क्योंकि ये जो स्पीड होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम ये डिफरेंस निकालेंगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये वाला नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से अधिक होता है ना। डेल्टा आर बराबर है ना, मान लिया हम रहता T2 टाइम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन x2 और T1 टाइम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन x1, तो ये हो जाता x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1। तो चूंकि ये जो x2 होता है छोटा होता है, कम होता है x1 से, इसलिए ये नेगेटिव आएगा। ओके, नेगेटिव आएगा। अगर हम यह नेगेटिव साइन नहीं देते हैं तो क्या होगा, ओवरऑल जो रेट होगा वो नेगेटिव होगा, जो कि ये हो नहीं सकता है। ठीक है, रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखते हैं जब रेट एक्सप्रेशन को हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं। इसी रिएक्शन का, इस रिएक्शन में रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P, ये बराबर होगा इंक्रीज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P बटे टाइम। ओके, इंक्रीज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव, डेल्टा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P बाय डेल्टा T। ओके, अब ये जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ये बराबर होगा माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P
बाय डेल्टा टी। ओके, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं। उस समय चूंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपियरेंस या फॉर्मेशन, तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इस रिएक्शन के लिए। ओके ठीक, अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, है ना, स्पेसिफिक एग्जाम्पल। ओके, मरकरी प्लस Cl2 गिविंग मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो इसके लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Hg दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Hg बाय डेल्टा टी। ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2 ये बराबर माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 बाय डेल्टा टी। ठीक ऐसा ही रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि ये बन रहा है, फॉर्मेशन या अपीयरेंस, फॉर्मेशन ऑफ HgCl2, तो ये तो होगा प्लस ओके HgCl2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन बटे डेल्टा टी। ओके, और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Hg बाय डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा Cl2 बाय डेल्टा टी एंड दिस इज इक्वल टू प्लस डेल्टा HgCl2 का कॉन्सेंट्रेशन बटे डेल्टा टी। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हमने लिखा है उस केस के लिए जब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अगर एक को छोड़कर इसका अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यदि 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, तब हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस हम कैसे लिखेंगे वो हम आगे सीखेंगे। ओके ठीक, ओके, फॉर ए जनरल रिएक्शन, ओके, इसको लिख दो अगेन। फॉर ए जनरल रिएक्शन A molecules of A plus B molecules of B giving C molecules of C plus D molecules of D। तो इसके लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A बराबर हो जाएगा, ओके, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है A, तो इसको क्या करते हैं, रेट का एक्सप्रेशन को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय A डेल्टा A बाय डेल्टा टी। ओके ठीक, ऐसा ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B ये बराबर होगा माइनस 1 बाय B डेल्टा B बाय डेल्टा टी। ऐसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दिस इज इक्वल टू 1 बाय C, क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसलिए पॉजिटिव, डेल्टा C बाय डेल्टा टी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D ये बराबर 1 बाय स्मॉल d डेल्टा C बाय डेल्टा टी। ओके, जहाँ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और d है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, अब रिएक्शन रेट बराबर हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा माइनस 1 बाय A डेल्टा A बाय डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाय B डेल्टा B बाय डेल्टा टी इक्वल टू 1 बाय C डेल्टा C, ओके, डेल्टा C बाय डेल्टा टी
दिस इज इक्वल टू 1/d डेल्टा d बाय डेल्टा t। ओके, ठीक है। अब इसको हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, उससे पहले हमको इसका कंक्लूजन लिखना है। ओके, thus reaction rate may be understood as the rate of disappearance or formation of a substance okay, divided by its stoichiometric coefficient. Okay, the reaction rate may be understood as the rate of disappearance or formation of a substance, okay, in a chemical reaction, divided by its stoichiometric coefficient. Okay, ठीक है। इसको हम दो स्पेसिफिक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल हम लेते हैं हाबर्स प्रोसेस। ओके, हाबर्स प्रोसेस जो कि होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NH3। ओके, इसका हमको लिखना है रेट एक्सप्रेशन। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 ये बराबर होगा माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा T। N2 का तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसलिए माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा T। अब H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओके, H2 का है 3, तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय डेल्टा T। अब यहाँ NH3 बन रहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। ओके, NH3 बराबर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो होगा 1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाय डेल्टा T। ओके, और इसीलिए इस रिएक्शन का रिएक्शन रेट बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा T। दिस इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T, and this is equal to 1/2 delta NH3 by डेल्टा T। ओके, तो क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। ओके, उसका रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को। ठीक है, ओके, और एक एग्जाम्पल लिखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, SO2 प्लस O2 गिविंग SO3। ओके, SO3। चलिए, इसके लिए आप लिखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2। ओके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। ओके, चलिए अपने से ट्राई कीजिए। ओके, कर लिए। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन
बाय डेल्टा टी। O2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो जाएगा, इसका स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 है, तो माइनस डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी। फिर SO3 का कोएफिशिएंट 2 है, तो हो जाएगा 1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 बाय डेल्टा टी। अब रिएक्शन रेट बराबर हो जाएगा -1/2 डेल्टा SO2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू हाफ डेल्टा concentration of SO3 बाय डेल्टा टी। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वैसे रिएक्शन जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से अधिक होता है तो उनका रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन ऐसा लिखते हैं। ओके, ठीक है। अब जब रिएक्शन रेट की बात करते हैं तो हम दो और रेट के बारे में हमको जानना है। एक होता है एवरेज रेट, ठीक है, और ये होता है इट इज द रिएक्शन रेट मेजर्ड ओवर ए लार्ज टाइम इंटरवल। इसमें टाइम इंटरवल बहुत लार्ज होता है, लार्ज टाइम इंटरवल, okay, large time interval, okay, that is average rate, this is equal to delta x by delta t, ठीक है, डेल्टा x by delta t, where delta x is change in concentration और डेल्टा टी है लार्ज टाइम इंटरवल, ओके, लार्ज टाइम इंटरवल, ठीक है। सो एवरेज रेट इज द रेट मेजर्ड ओवर ए लार्ज टाइम इंटरवल। फिर एक हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, okay, it is the reaction rate measured at a particular instant of time, particular instant of time, okay, particular instant of time, it is given by instantaneous rate, ओके, इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू, यहाँ डेल्टा की जगह में डी लिख देंगे, dx बाय dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर्टिकुलर टाइम, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल टाइम इंटरवल, ओके। तो इसको हम कह सकते हैं in other words the average rate becomes equal to instantaneous rate if time interval
interval is very small or approaches 0. So average rate becomes equal to instantaneous rate if time interval is very small or very short or it approaches 0. ओके, तो हमने अभी देखा एवरेज रेट दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. ओके, और ये जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है, रेट इंस्टेंटेनियस, ये बराबर होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बिकम्स वेरी स्मॉल. और इसीलिए इंस्टेंटेनियस रेट, ओके, इंस्टेंटेनियस रेट को हम लिखते हैं dx बाय dt. ओके, dx बाय dt. ठीक है, तो क्वेश्चन में यदि मेंशन किया हुआ नहीं रहेगा है ना, इंस्टेंटेनियस रेट की, एवरेज रेट की केवल रेट रहेगा, तो आप इंस्टेंटेनियस रेट का कॉन्सेप्ट से भी सवाल हल कर सकते हैं या जो रिएक्शन रेट का डेफिनेशन है उसके आधार पर भी आप इसको हल कर सकते हैं. तो इंस्टेंटेनियस रेट लिखने के लिए है ना, सेम रूल है, केवल डेल्टा की जगह में डी लिखना है ना. जैसे अगर हमको लिखना है N2 प्लस, है ना, यही रिएक्शन, इसका हमको रेट एक्सप्रेशन लिखना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट. तो ऐसी स्थिति में हम लिख देंगे रेट इक्वल टू माइनस dN2 बाय dt. तो डेल्टा की जगह में d केवल लिख देना है. दिस इज इक्वल टू माइनस 1/3 dH2 बाय dt. दिस इज इक्वल टू 1/2 d NH3 बाय dt. माइनस dN2 बाय dt हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, और ये हो गया इसका रिएक्शन रेट. ओके, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट. ओके, ठीक है. अब चलिए, अब हम बनाएंगे एक न्यूमेरिकल, सॉल्व करते हैं. ओके, क्वेश्चन है फॉर एन एलिमेंटरी रिएक्शन. क्या एलिमेंटरी रिएक्शन, ये रिएक्शन वास्तव में होता नहीं है. ओके, एलिमेंटरी रिएक्शन 2a प्लस b गिविंग 3c. The rate of formation of C at time t is 1.3 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second. सवाल है कैलकुलेट नंबर 1 the rate of the reaction, number 2 the rate of disappearance of A, the rate of disappearance of A. ठीक है, इसी टाइप का एक सवाल पूछा गया था CBSE बोर्ड में 2018 में. तो पहले इसको अगर समझ जाएंगे तो वो भी बना लेंगे. ओके, तो हमारा रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, 2a प्लस b गिविंग 3c. फिर दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C ना. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C हो जाएगा डी सी बाय डी टी.
ओके, dC/dt, और ये दिया हुआ है 1.3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमको ज्ञात करना है रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हमारे पास केवल एक ही डेटा है, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा -1/2 dA/dt, दिस इज इक्वल टू माइनस dB/dt, दिस इज इक्वल टू 1/3 dC/dt। ओके, अब रेट ऑफ द रिएक्शन, हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दिया हुआ इतना, तो हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ C, फॉर्मेशन ऑफ C, ये बराबर होगा इस रेट इक्वेशन के अनुसार 1/3 dC/dt। तो ये हो जाएगा 1/3 dC/dt दिया हुआ है 1.3 इंटू 10⁻³ दिस इज इक्वल टू 13/30 इंटू 10⁻³ अब 13 को 30 से आप डिवाइड कीजिए, स्मॉल 0, 3 4 जा 12, ओके, 3 3 जा 9, ओके, तो ये आता है करीब 0.43 इंटू 10⁻³ दिस इज इक्वल टू 4.3 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया रेट ऑफ द रिएक्शन, ओके, रेट ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ C। ओके, अब दूसरा पूछा गया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। ओके, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, ये बराबर है -12 dA/dt। इसको हम इक्वेट करेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C से, ओके, 1/3 dC/dt। ओके, इसका मतलब है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A है -dA/dt, ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1/3 dC/dt, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3 इंटू, ओके, dC/dt हमारे पास है कितना था, 1.3 इंटू 10⁻⁻3, ओके, तो ये बराबर हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6/3 इंटू 10⁻⁻3 दिस इज इक्वल टू, ओके, 3 8 24, तो हो जाएगा 0.8, 3 8 24, फिर 2 बच गया 20, 3 6 18, फिर 2 बचा, 3 6 18 गुना 10 का घात -3। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 8.66 इंटू 10⁻⁻4 और दिस इज इक्वल टू 8.7 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे सवाल का जवाब देना है। ओके, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दिया हुआ था, उसका इस्तेमाल करते हुए हमने रेट ऑफ द होल रिएक्शन निकाला। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A निकालने के लिए निकालना है हमको
तो रेट एक्सप्रेशन में हमने लिखा था इज इक्वल टू -1/2 dA/dt है ना, इक्वल टू -dB/dt, दिस इज इक्वल टू 1/3 dC/dt। ये था हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन। तो क्योंकि यहाँ पर हमको दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इतना है, ओके, तो इसलिए हम क्या किए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A निकालने के लिए, क्योंकि ये तो कोई डेटा दिया हुआ नहीं है इसका, इसलिए इसको हम छोड़ दिए। अब इसको इसके साथ तुलना किए, ओके, -12 dA/dt इक्वल टू 1/3 dC/dt। तो dA/dt, ओके, -dA/dt ही है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, तो ये बराबर हो जाएगा 2 × 1/3 dC/dt। तो ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, फिर ऐसा सॉल्व करने पर हमको मिला 8.7 × 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ओके, तो एग्जैक्टली ऐसा ही सवाल पूछा गया था CBSE बोर्ड में 2018 में। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको देखते हैं। ठीक ऐसा ही एक सवाल पूछा गया था CBSE बोर्ड में 2018 में। सवाल था फॉर द रिएक्शन N2O5 गिविंग NO2 + O2, इस रिएक्शन के लिए द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज 2.8 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का हमको रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है। तो ठीक है, तो ऐसा सवाल रहेगा तो आंसर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसी इक्वेशन को लिख देंगे। तो हमारा इक्वेशन है, ओके, गिवन इक्वेशन हमारा दिया हुआ है N2O5 गैस गिविंग 4 NO2 गैस प्लस O2, फिर दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ठीक है, ये हो जाएगा dNO2/dt, क्योंकि प्रोडक्ट है। तो ये दिया हुआ है 2.8 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमको निकालने के लिए कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो सबसे पहले हम ये पूरा इक्वेशन का रेट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो रेट बराबर होता -1/2 dN2O5/dt, दिस इज इक्वल टू 1/4 dNO2/dt इक्वल टू dO2/dt। ओके, तो सवाल में रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ O2 का कोई डेटा दिया हुआ नहीं है। तो हमारे पास डेटा अभी है, ओके, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 ये बराबर इतना है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हमको निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। इसीलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, तो ये बराबर है ना, इसके अनुसार -1/2 dN2O5/dt। okay, this is related with formation of NO2 as 1/4 dN2/dt, और इसीलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 ये बराबर हो जाएगा
ओके, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 डी N2 बाय डी टी। ओके, तो ये बराबर होगा 2 इंटू 1/4 इंटू डी N2 डी, ओके N2 नहीं NO2, डी NO2 डी NO2 बाय डी टी हमारे पास है 2.8 इंटू 10⁻³ ओके, 2 2 जार 4, फिर इधर 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो ये बराबर हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, तो ऐसा छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है, लेकिन यार यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो इसे नहीं बना पाएंगे। ओके, अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ NO2 का रेट दिया हुआ है इतना, तब क्या करना, पूरा इक्वेशन का रिएक्शन का रेट का एक्सप्रेशन लिख देना। ओके, तो यहाँ सवाल में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 की बात नहीं की गई है, इसलिए उसको ओमिट कर देना। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 बराबर होगा इसका एक्सप्रेशन रेट इक्वेशन के अनुसार, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो ये हो गया -1/2 dN2O5/dt। अब सवाल में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 दिया गया और ये इससे रिलेटेड है इस प्रकार से, है ना, दिस इज इक्वल टू 1/4 dNO2/dt। ओके, तो ये बराबर हो जाएगा dN2O5/dt माइनस dN2O5/dt, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1/4 dNO2/dt। ओके, 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो आंसर आ गया 1.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। बाय।